हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक शाम हेमलता अपनी छोटी बहू डॉली के साथ बैठकर चाय पी रही होती है। तभी उसकी बड़ी बहू मेघा फोन पर बातें करते हुए वहाँ आती है। क्या यार, तू भी ना कभी फ्री नहीं होती। अच्छा समझ गई, बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है और उसकी नजर अपनी सास और देवरानी पर जाती है जो उसे घूर रही होती है। तभी मेघा कहती है, वो सासू माँ, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। बहू तो झाड़ू है क्या? कैसी बात कर रही हो सासू माँ? माना मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है, पर मैं झाड़ू तो नहीं दिखती। अरे तो बिना बात के सफाई क्यों दे रही है? मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। सासू माँ देखिए ना, लगता है जेठानी जी को आपसे कुछ ज्यादा ही डर लगता है। ऐसा तो कुछ नहीं है देवरानी जी। सासू माँ कोई हिटलर है क्या जो मैं उनसे डरूंगी? वो तो शॉपिंग पे जाने के लिए मैं अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी, पर उसके पास टाइम नहीं है। अरे तो अकेली चली जा, किसी को साथ लेकर जाना जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं सासू माँ, लेकिन कोई साथ होता है तो फिर सामान भी तो अकेले नहीं ढोना पड़ता ना। पर अभी अकेले कैसे जाऊँ? बस इतने से बात। जेठानी जी मैं चलती हूँ ना आपके साथ। रहने दो, मैंने कल तुमसे पूछा था तब तो तुमने मना कर दिया था, अभी हाँ कर रही हो। अब जब आपके साथ जाने के लिए कोई नहीं है तो एक अच्छी देवरानी होने के नाते मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए। ले, तुझे तो घर में साथी मिल गई और तू बाहर वालों से पूछने में लगी है। ठीक है फिर, कल तैयार रहना चलने के लिए। मैं जाकर लिस्ट बना लेती हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन मेघा तैयार होकर अपनी देवरानी का इंतजार करने लगती है। तभी उसकी सास हाथ में पर्ची लिए वहाँ आती है और उसे देते हुए कहती है, ले बहू, अब खरीदारी करने जा रही है तो मेरा कुछ सामान भी ले आई हो। इतनी बड़ी पर्ची देकर कह रही है कुछ सामान ले आना। सासू माँ भी ना बहती गंगा में हाथ धोने से मतलब रखती है बस। ठीक है सासू माँ। ये मेरे भी सामान की लिस्ट है, इसे भी आप ही रख लो जेठानी जी। कहीं ऐसा ना हो मुझसे खो जाए, इसीलिए आपको दे रही हूँ। जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मार्केट के लिए निकल जाती हैं। कुछ देर खरीदारी करने के बाद डॉली को एक कॉल आता है और वो वहाँ से चुपके से निकल जाती है। जब मेघा उसे बैग पकड़ाने के लिए पीछे मुड़ती है तो डॉली वहाँ नहीं होती। ये देखकर वो उसे कॉल करती है। अरे तुम अचानक कहाँ चली गई? तो मैं चौराहे वाले रोड पर कुछ काम से आई हूँ। आप चिंता मत करो, आप खरीदारी करो, मैं तो बस आ जाऊंगी। तभी कॉल कट हो जाती है। अपनी देवरानी की बात मानकर मेघा सारे सामान की शॉपिंग कर लेती है और उसके दोनों हाथ बैग से भर जाते हैं जिन्हें वो खुद ही घर लेकर जाने लगती है। तभी रास्ते में थककर मेघा बोलती है, धोखेबाज देवरानी, सारी खरीदारी कर ली लेकिन अब तक ये चुड़ैल वापस नहीं आई। ये सारा सामान मुझे अकेली को ही ढोके ले जाना पड़ रहा है। बताओ, इसे तो घर आने दो, सासू माँ से कहकर इसकी खटिया खड़ी करवा दूंगी। जिसके बाद वो रिक्शा लेकर घर पहुँचती है और उसे ऐसे सामानों से लदा देखकर हेमलता बोलने ही वाली होती है कि तभी पीछे से भागती हुई डॉली आती है और मेघा को पकड़कर रोते हुए बोलती है, जेठानी जी आप कहाँ चली गई थी? आपको पता भी है मैंने आपको पूरी मार्केट में ढूंढा। मुझे तो लगा कि आप भीड़ में कहीं खो गई। हाय, मैं तो थक हार के परेशान होकर वापस घर चली आई। तभी मैं कहूँ बड़ी बहू, अकेली सामान लादे क्यों घर आ रही है? अरे जब साथ गई थी तो साथ ही आना चाहिए था ना। सासू माँ ये धोखे। हाय हाय, इतनी देर हो गई। चलो मैं जाकर खाने की तैयारी करती हूँ। ये तो धोखेबाज के साथ नौटंकी भी निकली। एक तो मुझे अकेला छोड़कर सरक ली, ऊपर से यहाँ आकर फालतू का नाटक कर रही है। तभी मेघा डॉली को घूरने लगती है और डॉली ऐंठती हुई किचन में चली जाती है। समय बीतता है, सब ठीक चल रहा होता है और एक दिन जब मेघा किचन में खाना बना रही होती है तभी उसका पति निशांत उसे आवाज लगाते हुए कहता है, मेहिका यार, मुझे मेरे लैपटॉप का चार्जर नहीं मिल रहा, ढूंढ कर दो जल्दी। अभी मैं खाना बनाऊं या इनका चार्जर ढूंढ कर दूं? मेहिका सुन रही हो कि नहीं? ओहो, आ रही हूँ बस। इतना कहकर वो बिना गैस बंद किए कमरे की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो लौट कर आती है तो उसे सब्जी जली मिलती है। तभी वहाँ डॉली आती है
जो जली हुई सब्जी को देखकर कहती है, ये क्या जेठानी जी, आपने सब्जी जला दी, क्यों? मेरा मन कर रहा था जली सब्जी खाने का, तो इसलिए जला दी। अरे जलाई नहीं है, जल गई है। अभी मुझे इनके कपड़े भी प्रेस करने हैं। नाश्ते का टाइम हो रहा है, अभी मैं खाने में क्या परोसूंगी। ओहो जेठानी जी, क्या ही हो गया, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं दोबारा से सब्जी बना देती हूँ। आप जेठ जी के कपड़े प्रेस कर दो। सच्ची तुम बना दोगी? ठीक है, मैं जाती हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है। कुछ देर बाद जब सभी खाने की टेबल पर नाश्ते के लिए बैठते हैं, तो जैसे ही हेमलता बर्तन में रखी हुई जली सब्जी देखती है, तो वो गुस्से से बोलती है, हाय हाय, सुबह सुबह ये जला हुआ नाश्ता कौन करवाना चाहता है? क्या ये सब्जी जली हुई है? सासू माँ, मुझे नहीं पता, जेठानी जी ने खाना बनाया है। मिहिका, मतलब अब जला हुआ नाश्ता करवाओगी तुम? हाँ, सब्जी मुझसे जल गई थी, इसलिए मैंने डॉली को दोबारा सब्जी बनाने को कहा था, और फिर तुमने ही तो कहा था कि तुम बना दोगी। कब जेठानी जी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। भला मैं कहती तो ये जली हुई सब्जी यहाँ लाकर क्यों रखती? क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हारे कहने पर ही तो मैं दूसरा काम करने चली गई थी, और तुम? अरे कैसी बातें कर रही हैं? अपनी गलती का बोझ मुझ पर डालने की कोशिश क्यों कर रही है जेठानी जी? बस करो तुम दोनों। और बड़ी बहू, अपनी गलती मानने की जगह तू अपनी देवरानी से ही बहस किए जा रही है। इस बार कुछ नहीं कह रही, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने इस चुड़ैल पर भरोसा ही क्यों किया? एक बार फिर मेरे साथ इसने धोखा किया, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इस घटना के बाद से मिहिका अपनी देवरानी से कोई काम बोलना ही छोड़ देती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसकी देवरानी एक नंबर की धोखेबाज और अपनी कही बात से पलटने वाली इंसान है। एक शाम हेमलता अपने बेटे बहुओं को बुलाकर उन्हें प्रॉपर्टी के कागज दिखाकर कहती है, देखो बच्चों, जैसे तुम्हारे पिताजी चले गए, वैसे ही मेरी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी के नाम पर है मेरे पास, तुम दोनों उसको आधा आधा बांट लो। पर सासू माँ, अभी इसकी क्या जरूरत थी? हाँ माँ, मिहिका सही कह रही है। अरे नहीं बच्चों, ये इससे पहले कि तुम लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ो, मैंने खुद ही काम निपटा दिया। आगे तुम जानो। ये बात तो सासू माँ ने सही कही। इस जेठानी के चलते आधी प्रॉपर्टी मेरे हाथ लगी है। अगर ये ना होती तो सासू माँ के बाद सारी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं बनती। कोई नहीं, मालकिन तो अब भी मैं ही बनकर रहूंगी। धोखे से जेठानी जी से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी होगी। अपनी धोखेबाज देवरानी के मंसूबों से मिहिका बिल्कुल अनजान थी। एक दिन जब मिहिका अपने कमरे में कपड़े समेट रही होती है, तो डॉली उसके पास कुछ पेपर्स लेकर आती है और उससे कहती है, जेठानी जी, ये सोसाइटी की मेंबरशिप का फॉर्म है। मैं पहले सासू माँ के पास गई थी साइन करवाने के लिए, लेकिन वो सो रही थी, फिर मैं आपके पास आ गई। पर मेरे साइन करने से क्या होगा? घर के किसी बड़े के साइन चाहिए होते हैं ना, तो फिर सासू माँ ही करेंगी। इंतजार कर लो उनके उठने तक का। नहीं, बस आप दोनों के साइन ही वैलिड है। कर दीजिए ना, मुझे इसे देकर भी आना है। ठीक है, लाओ। तभी मिहिका उन पेपर पर साइन कर देती है, जिसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स भी थे। उसके साइन मिलते ही डॉली जोर जोर से हंसने लगती है और उसकी आवाज सुनकर हेमलता भी वहाँ आकर कहती है, अरे क्यों राक्षसी की तरह हंस रही है? जेठानी जी, आप कितनी बेवकूफ है। मतलब इतनी बार मैंने आपको धोखा दिया, फिर भी आप मेरी चाल में फंस गई। अनजाने में आपने अपनी आधी प्रॉपर्टी हंसते हंसते मेरे नाम कर दी। बिल्कुल भी नहीं। जरा देखो तो सही, तुम जो पेपर लेकर आई हो वो असली है भी या नहीं? तभी डॉली उन पेपर्स को अच्छे से देखती है, तो वो नकली निकलते हैं। ये देखकर उसकी हवाइयाँ गुल हो जाती है। तभी मिहिका कहती है, कैसा लगा धोखा खाकर धोखेबाज देवरानी? अरे 2 बार तुम्हारे धोखे का शिकार होने के बाद मैं इस बार कैसे तुम्हारे जाल में फंस जाती? मैंने पहले ही पेपर्स बदल दिए थे। छोटी बहू, तू अपने घर वालों के साथ ही धोखा करने जा रही थी, तू ऐसा कैसे कर सकती है? सासू माँ, ये तो हमेशा से ही ऐसी थी, लेकिन ये इतना बड़ा धोखा भी कर सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। धोखेबाज डॉली के साथ जब धोखा होता है, तब उसे समझ आता है और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। एक दिन वरुण बिना बताए उसके घर आ जाता है और उसके कमरे तक पहुंचकर कमरे की लाइट्स जला देता है, जिसके बाद उसकी नजर कमरे की दीवार पर जाती है
और जैसे ही वो देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। शमिता की दीवार पर उन सभी लोगों की फोटोज थी जिन जिन का एक्सीडेंट हुआ था। उन सभी की फोटोज पर क्रॉस का साइन भी बना हुआ था। सबसे पहले निशी की फोटो, फिर क्लब वाले लड़के की फोटो और फिर उसका अगला शिकार था नकुल। अब कहानी की ओर। ऐसे ही एक दिन एक लड़की हाथों में मक्खी लिए एक रेस्टोरेंट के वेटर पर चिल्ला रही होती है और गुस्से में उस वेटर से कहती है, एक्सक्यूज मी, आपकी इस रसमलाई में मक्खी निकली है। मैम मेरी बात को समझिए, ये मक्खी हमारे यहाँ की नहीं है, प्लीज। तुम्हारे यहाँ की नहीं है का क्या मतलब होता है? मतलब ये है मैम कि ये मक्खी हमारे होटल की नहीं है, जरूर आप ही से यहाँ लेकर आई होंगी। मैं पागल हूँ जो पहले पैसे दूं और फिर ड्रामा करूँ? चुपचाप मेरे पैसे रिटर्न करो, वरना मैं शोर मचा दूंगी और सबको बता दूंगी तुम्हारे होटल की सर्विसेज घटिया है, घटिया। ये है शमिता, जिसे रसमलाई खाने का बहुत शौक है। वो इसीलिए एक रेस्टोरेंट में रसमलाई खाने आई थी, लेकिन अचानक से उसकी नजर रसमलाई में पड़ी हुई मक्खी पर जाती है और वो गुस्से से वेटर को जोरदार थप्पड़ मारती है और उसको 2-4 बातें सुनाने लगती है और फिर वेटर से गुस्से में कहती है, कितना घटिया होटल है ये, और उससे भी घटिया है यहाँ की सर्विसेज। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस होटल के ओनर को बुलाओ अभी के अभी। 5 मिनट के बाद उस रेस्टोरेंट का मालिक आता है और जब शमिता उसे देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है और उससे बोलती है, अरे वरुण, तुम? हाँ वैसे हुआ क्या शमिता, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? वरुण शमिता का ही फ्रेंड होता है और वो अपने कॉलेज टाइम से ही शमिता से प्यार करता था, पर कभी भी उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाया था। साथ ही वरुण अब उस रेस्टोरेंट का मालिक भी था। दोनों एक दूसरे को ऐसे अचानक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और रसमलाई खाते हुए ढेर सारी बातें करते हैं। ऐसे ही अगली सुबह वरुण और शमिता सुबह सुबह एक दूसरे को फोन करके मॉर्निंग वॉक के लिए बुला लेते हैं। कान में हेडफोन लगाकर लोअर और टी शर्ट पहनकर वो दोनों वॉक करते करते ढेरों बातें करते हैं। तभी शमिता उससे कहती है, वरुण, तुम मुझे लेकर क्या फील करते हो? तुम्हें लेकर यही फील करता हूँ कि जैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे बहुत खास लगता है। दिल करता है तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूं। हाँ वरुण, यह फीलिंग तो मेरे भी अंदर है तुम्हारे लिए, और यही मैं तुमसे कब से कहना चाहती थी। आई लव यू वरुण। लव यू टू मेरी जान। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। ऐसे ही एक दिन वरुण और शमिता दोनों कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं कि इसी बीच वरुण की दोस्त निशी का उसे फोन आता है। तो वहीं शमिता का वरुण को इतनी देर तक किसी लड़की से फोन पर बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो गुस्से से वरुण का फोन छीन लेती है और फोन काटकर उससे कहती है, क्या लगा रखा है ये? क्या बात कर रहे हो इतनी देर से? अरे यार मेरी एक दोस्त है निशी, उसको कल कॉलेज छोड़ने जाना है। उसका भाई शहर से बाहर गया है, इसलिए वो मुझे बोल रही है कि मैं उसको ड्रॉप कर दूं। कहीं नहीं जा रहे तुम। तुम्हारी दोस्त किसी और से मदद मांग लेगी, तुम्हारा जाना ज्यादा जरूरी है क्या? मैं जाऊंगा, वो मेरी दोस्त है यार और उसको मेरी जरूरत है। ऐसे ही अगले दिन जब वरुण निशी को छोड़ने के लिए उसका बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा होता है, तभी निशी का कॉल आता है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है। वरुण भागता हुआ उससे मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसका हालचाल पूछता है। कुछ ही देर के बाद वो वहाँ से वापस आ जाता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और वरुण शमिता से शादी कर लेता है। तो वही शमिता हमेशा से ही वरुण को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव रहती थी। जब भी कोई वरुण के पास आता या वरुण किसी से मिलता तो उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जलन हुआ करती थी। ऐसे ही एक दिन वरुण शमिता को फोन करके उससे बोलता है, शमिता आज पूरी रात में तुमसे बात नहीं करूंगा। क्या? आखिर क्यों? यार मेरा दोस्तों के साथ क्लब जाने का प्लान है, मुझे थोड़ा एंजॉय करना है। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जा रहे। अरे आखिर दिक्कत क्या है? वहाँ लड़कियाँ भी होंगी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी अलावा कोई देखे या फिर छुए। यार इतना ओवर पोजेसिव होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है। इसी तरह रात हो जाती है और वरुण क्लब जाता है।
वहाँ पर वो बहुत सारी ड्रिंक करता है और अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करता है। इसी बीच वरुण के हाथों से एक ड्रिंक एक लड़के के ऊपर गिर जाती है। वो लड़का वरुण से हाथापाई करने लगता है। वरुण के दोस्त उसकी लड़ाई छुड़वा देते हैं और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। काफी देर के बाद जब वरुण क्लब से बाहर आता है तो देखता है कि जिस लड़के से उसकी लड़ाई हुई थी वो लड़का खून में लथपथ सड़क पर पड़ा हुआ है। वरुण उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वरुण का जिगरी दोस्त नकुल कुछ दिन के लिए वरुण से मिलने वहाँ आता है। नकुल और वरुण दोनों एक साथ बैठकर खूब बातें करते हैं और वरुण अपना काफी वक्त नकुल के साथ ही बिताने लगता है। ये सब देखकर शमिता के तन बदन में आग लगने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वरुण शमिता को डिनर के लिए बाहर ले जाता है कि तभी अचानक उसके दोस्त का उसे कॉल आता है और वो बोलता है, यार वरुण, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज तू जहाँ भी है जल्दी आ। वरुण वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद वरुण शमिता को खूब फोन करता है, बहुत सारे मैसेजेस भी करता है, लेकिन शमिता उसका कोई रिप्लाई नहीं करती। वो बिना बताए एक दिन उसके घर पहुँच जाता है और उसे पूरे घर में तलाश करने के बाद वो उसकी नजर एक कमरे पर पड़ती है जिसका दरवाजा आधा खुला होता है और उसमें गहरा अंधेरा भी होता है। वरुण उस कमरे में चला जाता है और जैसे ही लाइट जलाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस कमरे की दीवार देखकर वरुण की आंखें फटी की फटी रह जाती है। शमिता के कमरे की दीवार पर उन सभी लोगों की पिक्चर्स होती हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ था और उन सभी की फोटोज पर क्रॉस का निशान भी बना हुआ था। सबसे पहले निशी की फोटो, फिर क्लब वाले लड़के की फोटो और अब उसका अगला शिकार था नकुल। ये सब देखने के बाद वरुण जैसे ही कुछ करने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर शमिता आ जाती है और वरुण उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए उससे कहता है, तो इसके पीछे तुम्हारा हाथ था। हाँ, मेरा हाथ है। जो भी मेरे और तुम्हारे प्यार के बीच में आएगा ना, मैं उसका यही हाल करूंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अरे मेरा भी परिवार है, तुम तो उनको भी नुकसान पहुंचा दोगी। अरे तुम इंसान नहीं, चुड़ैल हो, चुड़ैल। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। नहीं नहीं वरुण, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी आया मैंने उनको उनके किए की सजा दे दी ताकि तुम मुझे कभी छोड़कर ही ना जा सको। और वो तुम्हारा दोस्त नकुल, वो जान से मरेगा। वो नीचे हॉल में तुम्हारा वेट कर रहा है और मैं जो उसे जूस देकर आई हूँ ना, उसमें जहर मिला हुआ है। जैसे ही वो जूस पिएगा वो मर जाएगा। वरुण जल्दी से शमिता को धक्का देता है और भागता हुआ नीचे चला जाता है। साथ ही नकुल के हाथों से जूस का गिलास छीनकर गिरा देता है और उसे सारी बातें सब सच सच बता देता है। तो वही शमिता भी खिड़की से कूदकर फरार हो जाती है, जिसके बाद नकुल और वरुण दोनों मिलकर उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करते हैं। थोड़े ही समय के बाद पुलिस शमिता को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। इतना सब होने के बाद वरुण उसे डाइवोर्स दे देता है और हमेशा के लिए उससे अलग होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। नेहा एक बहुत ही सीधी सादी और रामपुर में रहने वाली लड़की थी जिसकी शादी आकाश नाम के लड़के से हो चुकी थी और शादी के बाद वो अपने पति के साथ उसके घर शहर में आकर रहने लगी थी। शादी के कुछ साल तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है, मगर आकाश आए दिन उसको हमेशा ही बेवकूफ बनाया करता था और वो उसे सस्ती चीजें लाकर उनको महंगा बताकर अपनी पत्नी को दिया करता था। ऐसे ही नेहा के जन्मदिन से एक रात पहले उसका पति उसे एक साड़ी गिफ्ट करता है। नेहा वो साड़ी देखकर उससे बोलती है, ये साड़ी दिखने में कितनी सस्ती लग रही है। अरे तुम गांव से हो, तुम्हें क्या ही पता शहर का फैशन। पता भी है, पूरे 5000 की साड़ी है और शहर के बेस्ट मॉल से लेकर आया हूँ, लेकिन तुमने इसकी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर आप लाए हैं तो जरूर महंगी और सबसे सुंदर साड़ी है ये। आज तो माफ कर रहा हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसा किया तो भूल जाना। जी अब ऐसा कभी नहीं होगा। इस बेवकूफ को क्या ही पता।
कि ये सस्ती सस्ती साड़ियाँ देकर हमेशा इसको बेवकूफ बनाता हूँ और ये बन जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद नेहा आकाश के गिफ्ट की हुई उसके जन्मदिन वाली साड़ी को पहनकर मार्केट जा रही होती है कि तभी उसको पड़ोस की सीमा मिल जाती है और बोलती है, अरे नेहा, तुम्हारी साड़ी तो बड़ी अलग से लग रही है। हाँ, अलग तो होगी ही ना। मेरे पति शहर के सबसे बड़े मॉल से लेकर आए हैं। पूरे 5,000 की साड़ी है ये। लग रहा है किसी ने बेडशीट का कवर लपेट दिया हो। क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? वैसे तुम्हें पता है कि मेरे पति हमेशा ही मुझे ऐसी महंगी महंगी साड़ी देते हैं तोहफे में। आज तक मैंने कोई सस्ती साड़ी पहनी ही नहीं है। 5,000 से नीचे की तो कोई साड़ी ही नहीं है मेरे पास। बहुत प्यार करते हैं ना तुम्हारे पति तुमसे, इसलिए तभी तो पागल बना दिया। सड़क छाप चीज को हजारों का बता दिया। हाँ, प्यार तो बेशुमार करते हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ, सामान भी लेना है काफी। नेहा सामान लेकर घर वापस आती है। देर हो जाने की वजह से उसकी सास जानकी उससे कहती है, क्या री, पूरा बाजार खरीदने लग गई थी क्या? नहीं नहीं माँ जी, वो बस इन्होंने मुझे इतनी महंगी साड़ी तोहफे में दे दी है कि जहाँ भी जाती हूँ लोग चर्चा करने लगते हैं। अरे कितनी महंगी है ये साड़ी? माँ जी, पूरे 5,000 की। अच्छा, तो अपनी बीवी को 5,000 की साड़ी दी जा रही है और माँ को भूल गया वो नास पीटा कहीं का। आने दे, अच्छे से खबर लूंगी उसकी। अरे दे क्यों ना, पत्नी हूँ मैं उनकी, इतना ध्यान रखती हूँ उनका, उनके घर का, इतना तो दे ही सकते हैं मुझे। और आप क्यों जल रही हैं मेरी महंगी साड़ी से? आने दे इसको, अच्छे से खबर लूंगी उसकी। बहुत मनमानी कर रहा है आजकल, पैसे क्या पेड़ पे लगे होते हैं। नेहा इठलाती हुई वहाँ से चली जाती है और जानकी गुस्से में बड़बड़ाती रहती है। इसी तरह शाम ढल जाती है और आकाश ऑफिस से घर आता है। तब जानकी उससे कहती है, क्यों रे नास पीटे, अपनी बीबी को 5,000 की साड़ी दी तूने और अपनी माँ को क्या दिया अब तक कमा कर? माँ, तुम्हें भी दे दूंगा ना वैसी साड़ी, क्यों बिगड़ रही हो इतना? नहीं, मुझे इससे ज्यादा महंगी साड़ी चाहिए। अरे भले ही इसकी साड़ी का दाम ज्यादा हो, मगर देखने में कितनी सस्ती सी लग रही है। मुझे तो 10,000 की साड़ी चाहिए और कल ही दिलाएगा तू, और मैं भी चलूंगी तेरे साथ। अब 10,000 की साड़ी? हाँ, अगर नहीं दिलाया ना तो तेरी खैर नहीं। अपनी बीवी को महंगी साड़ी दिलाता है, 5-5 हजार की साड़ियाँ लेकर आता है, तो अपनी माँ पर 10,000 तो खर्च कर ही सकता है ना। अगले ही दिन जानकी और आकाश दोनों ही साड़ी लेने जाते हैं और जानकी उसको लेकर एक बड़े से मॉल में चली जाती है और वहाँ पर अपने लिए 10,000 की साड़ी ले लेती है। वहाँ से घर आते वक्त आकाश मन ही मन बात करता है और कहता है, कुछ सस्ती साड़ी देखकर बेवकूफ बनाने के चक्कर में आज खुद का चूना लग गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जानकी की डिमांड आए दिन बढ़ती ही जाती है। वो अपने बेटे को लेकर महीने में 2 से 3 बार मॉल जाकर महंगी महंगी साड़ियाँ ले आया करती। इन सब से तंग आकर आकाश अपनी माँ के कमरे में जाता है और उनसे कहता है, माँ, जितनी मेरी कमाई नहीं है उतने की आप साड़ी ले लेती हो, क्या बचाऊंगा मैं, आप ही बताओ। क्यों रे, जब अपनी बीवी को इतनी महंगी साड़ियाँ दिलाता है तब तेरे पैसे खर्च नहीं होते क्या? माँ, क्या बताऊँ आपको, नेहा तो बेवकूफ है, उसको मैं पागल बनाया करता हूँ। उसके लिए 250 से 500 तक की साड़ी लेकर आता हूँ और उससे झूठ बोलकर कि ये 5,000 की है उसे गिफ्ट कर देता हूँ ताकि वो मेरी हर जगह बढ़ाई करे। क्यों, तू उसको महंगी साड़ियाँ खरीद के नहीं पहना सकता? पहना सकता हूँ, लेकिन जब मेरे पैसे बच रहे हैं तो उसको बचाना ही बेहतर है ना कि खर्च करना। लेकिन बेटा ये तो गलत है ना, वो पूरा दिन सारा घर का काम करती है, पूरी लगन और ईमानदारी के साथ इस घर की जिम्मेदारियों को संभाल रखा है उसने, और तू उसके साथ ऐसा कर रहा है। माँ, अब तुम भाषण मत दो और ये बात अपने तक ही रखना, नेहा को मत बताना। आपको मेरी कसम, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा और अब मैं आपको कोई महंगी साड़ी नहीं दिलाऊंगा। नेहा उनकी सारी बातें सुन लेती है और कमरे में आकर खूब रोती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद आकाश को बहुत तेज बुखार हो जाता है। नेहा उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और उसे दवाई वगैरह दिलवाकर वापस घर ले आती है। साथ ही सारी रात उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती है। वो अपने पति की खूब देखभाल करती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद
उनके घर पर एक वेडिंग इनविटेशन आता है। आकाश फिर से नेहा के लिए एक सस्ती साड़ी लाकर दे देता है और उसको देते हुए कहता है, नेहा, इस बार पूरे 10,000 की साड़ी है और इसको तुम शादी में पहन कर जाओगी। शुक्रिया जी। कोई पूछे तो बता देना उनको कि पूरे 10,000 की है। नेहा इस बार बिना कुछ कहे चुपचाप वो साड़ी ले लेती है और तैयार होकर सबके साथ शादी में जाती है। सभी लोग नेहा को ही देखते रहते हैं। थोड़ी ही देर के बाद उसके पास 2 औरतें आती हैं और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोलती हैं, क्या बात है, सबसे अलग ही दिख रही हो यहाँ तुम। लग रहा है जैसे बेडशीट की कवर लपेट कर आई हो। साड़ी तो बहुत ही सुंदर है तुम्हारी, पर दिखने में बहुत ही सस्ती है। हाँ, सुंदर तो बहुत है और ये साड़ी सस्ती नहीं, महंगी है बहुत। कितने का है? पूरे 500 की है। दोनों ही औरतें नेहा पर बहुत हंसती हैं। जानकी और आकाश को भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन उन दोनों औरतों का मुंह बंद करवाते हुए नेहा उनसे कहती है, क्यों हंसे क्यों तुम दोनों? इतनी सस्ती साड़ी को बड़े ही गर्व के साथ बोल रही हो, महंगी है। हाँ, महंगी ही है क्योंकि ये साड़ी मेरे पति की मेहनत की कमाई से आई है। अगर ये 100 रुपए की साड़ी भी होती ना तो भी मेरे लिए ये दुनिया की सबसे अच्छी और महंगी साड़ी होती, क्योंकि इसमें मेरे पति की मेहनत की कमाई है। और हाँ, चीजों के दाम तुम लोग देखती होगी, मैं नहीं। मेरे पति हमेशा मुझे 250 से 500 तक की सस्ती साड़ी लेकर देते हैं, मगर मुझे उनकी लाई हुई हर चीज बहुत ज्यादा महंगी लगती है, क्योंकि तोहफा देने के पीछे कभी उसका मोल नहीं बल्कि इंसान की भावनाएं छुपी होती हैं। वहाँ खड़े सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और आकाश को भी मन ही मन अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं। और अगले ही दिन आकाश अपनी पत्नी नेहा के लिए 3 से 4 बढ़िया बढ़िया महंगी साड़ियाँ लाकर उसे दे देता है, साथ ही उससे माफी भी मांगता है। और आज के बाद नेहा को कभी भी कोई भी सस्ती साड़ी नहीं पहननी पड़ती, जिसके बाद सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।